नमस्कार सभी को। आज हम गति से संबंधित जो आगे के जो टॉपिक हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक समान गति। यदि कोई वस्तु गति के दौरान समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति जो होती है वो एक समान गति कहलाती है। इस प्रकार की गति में पूरी गति के दौरान वस्तु का वेग या चाल जो होती है वो नियत रहती है, स्थिर रहती है। वस्तु के वेग या चाल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो उदाहरण के लिए इसका उदाहरण की बात करें तो रेलगाड़ी की गति जो नियत वेग से गति कर रही है, यानी पटरियों पर अगर कोई रेलगाड़ी जो है वो नियत वेग से चाल से गति कर रही है तो उसकी गति एक समान गति होगी। इसी प्रकार से किसी खुली सड़क पर अगर कोई कार नियत वेग से चाल से गति कर रही है तो कार की गति जो है वो भी एक समान गति होगी। तो एक समान गति जो होती है उसमें पूरी गति के दौरान वस्तु का वेग या चाल जो है वो नियत रहता है और समान समय अंतराल में अलग अलग समय पर वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी जो होती है वो भी समान होती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम एक समान गति को समझते हैं। ए बिंदु पर कोई वस्तु है और ये ए बिंदु से बी बिंदु तक ये वस्तु गति कर रही है। मतलब वस्तु जो है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक गति कर रही है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक गति करते हुए वस्तु जो है वो पहले घंटे में 500 मीटर दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में भी 500 मीटर की दूरी तय करती है और तीसरे घंटा जो होता है उसमें भी वस्तु 500 मीटर की दूरी तय करती है और अंतिम जो चौथा घंटा होता है उसमें भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 500 मीटर होती है। पहले घंटे में वस्तु का वेग जो है वो v है, दूसरे घंटे में भी वस्तु का वेग v है, तीसरे घंटे में भी वस्तु का वेग v है और चौथा घंटा जो है उसमें भी वस्तु का वेग जो है वो v है। तो यहाँ पे समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो तय की गई जो दूरी है वो समान है। समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाती है और पूरी गति के दौरान वस्तु का वेग जो है, वस्तु का चाल जो है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे भी v वेग है, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है। तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। अब असमान गति। अगर किसी गतिशील वस्तु का वेग या चाल गति के दौरान निरंतर बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तो वस्तु की गति जो है वो असमान गति कहलाती है। इस गति में समान समय अंतराल में अलग अलग समय पर वस्तु द्वारा जो तय की गई जो दूरी होती है वो भी असमान होती है, अलग अलग होती है। तो असमान गति जो होती है उसमें गति के दौरान वस्तु का वेग जो है वो निरंतर बदलता रहता है और समान समय अंतराल में अलग अलग समय पर वस्तु जो है वो भिन्न भिन्न दूरी जो है वो तय करती है। उदाहरण के लिए एक मोटरसाइकिल सवार किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गति कर रहा है तो उसका वेग जो है, चाल जो है वो निरंतर बदलता रहता है। तो ये जो गति होगी असमान गति होगी। मतलब एक भीड़ भाड़ वाली कोई सड़क है, उस पर कोई मोटरसाइकिल चला रहा है तो उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हुए कभी उस वो स्पीड को तेज़ करता है, गाड़ी की स्पीड को तेज़ करता है, कभी उसको मोटरसाइकिल रोकनी पड़ती है, कभी स्पीड ब्रेकर आता है तो उसको स्पीड कम करनी पड़ती है, गति कम करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से उसका वेग जो है मोटरसाइकिल का वो निरंतर बदलता रहता है। तो ये जो गति है वो असमान गति होती है। अब असमान गति जो है उसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। कोई वस्तु ए बिंदु पर है और वो ए से बी बिंदु तक गति कर रही है। तो ए से बी बिंदु तक गति करते हुए वस्तु जो है वो पहले घंटे में 500 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में 300 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे घंटे में 200 मीटर की ही दूरी तय करती है और जो चौथा अंतिम घंटा जो होता है उसमें वस्तु 1000 मीटर की दूरी तय करती है। पहले घंटे में वस्तु का वेग जो है वो v1 है, दूसरे घंटे में वस्तु का वेग v2 है, तीसरे घंटे में वस्तु का वेग v3 है
और जो अंतिम चौथा घंटा है उसमें वस्तु का वेग जो है वो v4 है। तो यहाँ पे समान समय अंतराल में वस्तु जो है वो असमान दूरी तय कर रही है, मतलब अलग अलग दूरी तय कर रही है, और पूरी गति के दौरान वस्तु का वेग जो है वो निरंतर बदल रहा है। यहाँ पे v1 था, यहाँ पे v2 हो गया, यहाँ पे v3 हो गया और यहाँ पे v4 हो गया। यानी कि वस्तु का वेग भी परिवर्तित हो रहा है और समान समय में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो भी भिन्न भिन्न है। तो ये एक प्रकार की असमान गति है। अब हम एक समान गति और असमान गति जो है उनके मध्य में जो ग्राफ का जो संबंध है उसके बारे में समझते हैं, विभिन्न ग्राफ को विस्तार से समझते हैं। तो ये ग्राफ है, ये एक समान गति का ग्राफ है और ये असमान गति का ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है वो x दूरी और t समय के बीच में खींचा गया है, और ये x अक्ष है और ये जो है ये y अक्ष है। x अक्ष जो है उसमें x दूरी को रखा गया है और y अक्ष जो है उसमें t समय को रखा गया है। तो अगर एक समान गति की बात करें तो x दूरी और t समय के मध्य में जो ग्राफ है एक समान गति में सीधी रेखा में आता है। जो ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में आता है, यानी कि सीधी रेखा में आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, इस वेग जो है v जो है वो नियत रहता है। तो गति के दौरान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न स्थितियों पर वस्तु का वेग जो है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है। यहाँ पे भी v वेग है, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v और अंत में भी v वेग है। तो ये जो है एक समान गति का जो ग्राफ है। अब अगर असमान गति जो है उसमें x और t, x दूरी और t समय के मध्य में ग्राफ खींचा जाए तो असमान गति में ग्राफ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आता है। ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा आता है, सीधी रेखा नहीं आता। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आता है, इसका तात्पर्य ये है कि वेग v जो है वो परिवर्तित हो रहा है, वेग v जो है वो स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये देखिए पहले वस्तु की गति जो है इस प्रकार है, फिर इस प्रकार हो गई, फिर इस प्रकार हो गई और फिर इस प्रकार हो गई। तो इस स्थिति में वस्तु का जो वेग है वो v1 है, इस स्थिति में वस्तु का वेग v2 है, यहाँ पे वस्तु का वेग v3 है और यहाँ पे वस्तु का वेग v4 है। तो वेग जो है वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो ये गति कौन सी होगी, असमान गति होगी। तो ये एक समान गति और असमान गति जो है उसमें दूरी और समय के मध्य में ग्राफ जो है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब एक और प्रकार के ग्राफ हैं जिसमें वेग v और समय t के मध्य में ग्राफ खींचा गया है, और इसमें भी एक समान गति और असमान गति के लिए ग्राफ खींचा गया है। पहले हम जो एक समान गति है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक समान गति में जब वेग v और समय t के मध्य में ग्राफ खींचा जाता है तो एक समान गति जो होती है उसमें वेग जो होता है वो स्थिर रहता है, वेग जो है वो स्थिर रहता है, नियत रहता है। तो ग्राफ जो है वो इस तरह से सीधी रेखा आएगा, मतलब क्षैतिज सीधी रेखा आएगा। क्यों, क्योंकि v जो है वो स्थिर है। तो ये तो एक समान गति में वेग और समय के मध्य में ग्राफ है। अब अगर असमान गति की बात करें तो वेग v और t के मध्य में जब ग्राफ खींचा जाए तो वो सीधी रेखा आएगा। सीधी रेखा आया, इसका मतलब ये है कि वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वेग जो परिवर्तित जो हो रहा है वो समान दर से हो रहा है। तो समान दर से वेग परिवर्तित हो रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि a जो है त्वरण जो है वो स्थिर है। तो असमान गति जो है उसमें वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है लेकिन समान दर से परिवर्तित हो रहा है, यानी कि वस्तु का जो त्वरण जो है वो स्थिर है, नियत है। तो जब वस्तु का त्वरण जो है नियत रहता है लेकिन वेग परिवर्तित होता रहता है तो v और t के मध्य में जो ग्राफ है वो इस तरह से सीधी रेखा आता है। तो ये असमान गति में v और t के मध्य में जो ग्राफ है वो हमें प्राप्त हुआ। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है
जिसमें हमें v का मान दे दिया जाता है, मतलब एक ग्राफ बना के दे दिया जाता है, और ग्राफ बना के v का मान दे दिया जाता है, t का मान दे दिया जाता है। फिर हमसे पूछा जाता है कि ये जो छायांकित क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, या इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र जो है ये किसको व्यक्त करता है। तो ये जो छायांकित क्षेत्र है, जैसे इसमें भी ये जो छायांकित क्षेत्र है और इसमें भी जो छायांकित क्षेत्र है, तो ये जो छायांकित भाग जो है वो दूरी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? दूरी या एस को व्यक्त करता है। जब वेग और समय v और t के मध्य में ग्राफ खींचा जाता है, तो जो ग्राफ बना है उसके अंदर अंतर्गत उसके अधीन जो छायांकित जो भाग जो होता है वो दूरी को व्यक्त करता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए, हमें v और t का मान दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि ये जो छायांकित भाग जो है वो किसको व्यक्त करता है, तो वो जो है वो दूरी को व्यक्त करेगा। और इस छायांकित भाग का मान जो है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे? छायांकित भाग जो है उसका मान होगा s मतलब दूरी, s बराबर v इंटू टी, दूरी बराबर वेग इंटू समय। यानी कि वेग का जो मान दिया है वहाँ पे वेग का मान दिया है, उसको वेग की जगह पुटअप कर दो, समय का जो मान दिया है उसको समय की जगह पुटअप कर दो और उनकी गुणा कर दो। गुणा करने से हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो छायांकित जो भाग है, ये भाग जो है वो दूरी को व्यक्त करता है, और उसका मान ज्ञात करने के लिए हमें वेग और समय में गुणा करनी पड़ेगी। तो वेग और समय में गुणा करने पर जो मान आता है वो दूरी का होगा, और वही मान जो है इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये हमने एक समान गति और जो असमान गति जो होती है, एक समान गति और असमान गति जो होती है उसके बारे में, जो विभिन्न ग्राफ जो बनते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। असमान गति की बात करें, अगर हम असमान गति की बात करें तो असमान गति जो है वो पुनः दो भागों में विभाजित की जा सकती है, एक समान त्वरण गति और दूसरा असमान त्वरण गति। दो गतियां हैं, पहली है एक समान त्वरण गति और दूसरी गति है असमान त्वरण गति। तो पहली गति है एक समान त्वरण गति। तो नाम से ही पता चल रहा है एक समान त्वरण मतलब ऐसी गति, वस्तु की ऐसी गति जिसमें वस्तु का जो त्वरण होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो नियत रहती है। और असमान त्वरण जो है, इसमें वस्तु का जो त्वरण होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। त्वरण जो होता है उसे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसे त्वरण कहते हैं, और त्वरण को ए से व्यक्त किया जाता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए है और ए वस्तु जो है वो गति कर रही है, और गति के दौरान वस्तु का ए जो है वो नियत है। वस्तु का जो त्वरण जो है वो नियत है, अपरिवर्तित है, स्थिर है। तो ऐसी गति जो होती है वो एक समान त्वरण गति होती है। और दूसरी वस्तु बी है और वो भी गति कर रही है, लेकिन इस बी वस्तु की गति में ए जो है वो नियत नहीं है, परिवर्तित हो रहा है। तो त्वरण जो है वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो एक समान गति जो होती है उसमें ए त्वरण जो है वो नियत रहता है, वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो नियत होती है। लेकिन असमान त्वरण गति जो होती है उसमें ए जो है वो परिवर्तित होता रहता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है वो परिवर्तनशील होती है, नियत नहीं होती। तो ये हमने बात की एक समान त्वरण गति
और असमान त्वरण गति, जो कि असमान गति जो होती है उसके ही रूप हैं। अब हम न्यूटन की जो गति की जो समीकरणें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच में स्थापित संबंधों को गति की समीकरण या इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। यानी कि वे समीकरणें जो वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच में संबंध स्थापित करती है उन्हें गति की समीकरणें कहते हैं। न्यूटन ने गति की मुख्य रूप से 3 समीकरणें दी। जो गति की जो समीकरणें जो होती है मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। सबसे पहले गति की पहली समीकरण, प्रथम समीकरण। गति की जो पहली समीकरण जो होती है वो वस्तु के वेग तथा समय जो होता है उसमें संबंध स्थापित करती है। और गति की पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है? अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग है। u जो है वस्तु का आरंभिक वेग है। t जो है वो समय है। और यहाँ पे a जो है, ये महत्वपूर्ण है, a जो है वो धनात्मक त्वरण है जिसको त्वरक भी कहा जाता है। a जो है वो पॉजिटिव त्वरण है, धनात्मक त्वरण है। तो जब त्वरण जो है वो धनात्मक होता है तो वस्तु की गति की पहली क्रम समीकरण जो होती है वो v बराबर u प्लस ए टी होती है। लेकिन अगर वस्तु का जो त्वरण a जो है वो ऋणात्मक त्वरण हो, मंदक हो, तो गति की पहली समीकरण होगी v बराबर u प्लस माइनस ए टी। यहाँ पर माइनस ए क्यों रखा गया है? यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि त्वरण जो है ए जो है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको मंदक भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो गति की पहली समीकरण जो है वो होगी v बराबर u माइनस ए टी। अब यहाँ पे एक शब्द आया है ऋणात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसमें अंतर क्या होता है उसको स्पष्ट करते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक वस्तु A है और वस्तु A जो है वो इस दिशा में गति कर रही है और इस वस्तु पर, गति करती हुई वस्तु पर कोई बाह्य बल F जो है वो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। F बल जो है वो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बल के विपरीत दिशा में लगने की वजह से तो वस्तु का जो वेग जो है वो निरंतर जो है कम होता जाएगा और वेग के निरंतर कम होने की वजह से जो त्वरण जो है वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और वस्तु का त्वरण जो है वो भी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो ऐसा त्वरण जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो और वस्तु के वेग में अगर निरंतर कमी हो रही हो तो इस प्रकार का त्वरण जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और जो ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसे मंदक भी कहा जाता है। अब धनात्मक त्वरण की बात करें तो मान लीजिए कोई वस्तु B है और वस्तु B जो है वो इस दिशा में गति कर रही है और इस पर जो कोई बाह्य बल जो है वो भी इस दिशा में वस्तु की गति की दिशा में लग रहा है। तो बल जो है वो वस्तु की गति की दिशा में लग रहा है जिसकी वजह से वस्तु का वेग जो होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है और त्वरण जो होता है वो भी वस्तु की गति की दिशा में होता है। तो वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा है और त्वरण जो है वो वस्तु की गति की दिशा में है। ऐसा त्वरण जो होता है वो धनात्मक त्वरण होता है और धनात्मक त्वरण जो है उसको त्वरक भी कहा जाता है क्योंकि धनात्मक त्वरण से वस्तु के वेग में निरंतर वृद्धि होती है। तो ये हमने बात की धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण की। अब हम गति की दूसरी समीकरण जो होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वस्तु की गति की दूसरी समीकरण जो है वो स्थिति, दूरी तथा समय में संबंध स्थापित करती है। गति की दूसरी समीकरण जो है वो स्थिति यानी दूरी तथा समय में संबंध जो है वो स्थापित करती है। और
गति की दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, दूरी, u क्या है, आरंभिक वेग, t समय है, और a जो है वो धनात्मक त्वरण है, त्वरक है, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया था। और अगर a जो है त्वरण जो है, वस्तु का त्वरण जो है वो ऋणात्मक हो, मंदक हो, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ माइनस ए टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया है, क्योंकि त्वरण जो है वो नेगेटिव है, त्वरण जो है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आया है। तो गति की दूसरी समीकरण बनेगी s बराबर यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये गति की दूसरी समीकरण हुई। अब गति की तीसरी समीकरण की अगर बात करें तो गति की तीसरी समीकरण जो है वो वेग तथा स्थिति यानी कि दूरी जो होती है उसमें संबंध स्थापित करती है। तो वस्तु की तीसरी समीकरण जो है वो वेग तथा स्थिति या दूरी में संबंध स्थापित करती है, और इसका मान होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है, अंतिम वेग, u वस्तु का आरंभिक वेग है, s जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, और a जो है वो धनात्मक त्वरण है, त्वरक है। और अगर a त्वरण जो है वो ऋणात्मक हो यानी कि मंदक हो, तो गति की तीसरी समीकरण इस प्रकार से बदलेगी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए एस। माइनस क्यों आया है, पहले भी बताया था, माइनस इसलिए आया क्योंकि त्वरण जो है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो अब गति की तीसरी समीकरण जो है वो होगी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। तो गति की पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति की दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से हमने गति जो है उनसे संबंधित विभिन्न इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, उनका विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत।